बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जर्मिनेशन ऑफ सीड। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो था सीड का स्ट्रक्चर और उसकी डेवलपमेंट। हमने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है उसमें माइटोसिस होती है और वो एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। इसके अलावा जो ओव्यूल है वो सीड में चेंज होता है और ओवरी फ्रूट में। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था, हमने पढ़ा था कि जो सीड का बनना जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को मुकम्मल करता है। एंजियोस्पर्म सीड्स के 3 पार्ट्स हैं, जिसमें एक एम्ब्रियो जो जाइगोट से बनता है, दूसरा एंडोस्पर्म टिश्यू जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बनते हैं, और तीसरा सीड कोट जो कि ओव्यूल की वॉल से डेवलप होता है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि जो सीड कोट है जो ओव्यूल की वॉल से बनता है वो पेपर थिन भी हो सकता है, जैसे कि पीनट का सीड कोट, और थिक और हार्ड भी हो सकता है, जैसे कि कोकोनट का सीड कोट। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि सीड कोट का काम क्या होता है कि एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल इंजरी से और ड्राई होने से। और सीड कोट पे एक स्कार होता है जिसे हम हाइलम कहते हैं। ये वही पॉइंट है जहाँ पे सीड जो है वो ओवरी वाल यानी कि फ्रूट के साथ अटैच होता है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने एक टर्म पढ़ी थी माइक्रोपाइल, यानी कि हाइलम के एंड पे एक ओपनिंग होती है जिसे हम माइक्रोपाइल का नाम देते हैं। ये वही ओपनिंग है जिसके ज़रिए पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर होती है, और बाद में ये ओपनिंग सीड यूज़ करते हैं वाटर की अब्जॉर्प्शन के लिए। उसके बाद हमने एम्ब्रियो की डेफिनेशन पढ़ी थी कि एम्ब्रियो क्या है, एक इमेच्योर प्लांट है, यानी कि छोटा सा बेबी प्लांट है। उसके 3 पार्ट्स हैं, रेडिकल, प्लूम्यूल और कोटिलिडन्स। रेडिकल जो है वो रूट्स में चेंज हो जाता है, डेवलप हो जाता है। प्लूम्यूल शूट में डेवलप करता है। और उसके बाद हमने 2 टर्म पढ़ी थी, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल में एम्ब्रियोनिक स्टेम जो है वो कोटिलिडन से अबव होती है, और हाइपोकोटाइल में एम्ब्रियोनिक स्टेम जो है वो कोटिलिडन से नीचे होती है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि सीड के अंदर न्यूट्रिएंट स्टोर होते हैं सीडलिंग के लिए, यानी कि फर्दर डेवलपमेंट के लिए। एंजियोस्पर्म जो सीड है उसकी जो फूड आती है वो एंडोस्पर्म टिश्यू से आती है। इसके अलावा इन टिश्यू में ऑयल मौजूद होता है, स्टार्च, प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। तो बहुत से जो सीड होते हैं उनमें जो फूड है वो एंडोस्पर्म से अब्जॉर्ब होती है, जो कि कोटिलिडन स्टोर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लास्ट टाइम का लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था। आज जो हमने पढ़ना है वो है जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जर्मिनेशन हम किसे कहते हैं। डियर स्टूडेंट, जर्मिनेशन एक प्रोसेस का नाम है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सीड एम्ब्रियो, यानी कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि एम्ब्रियो बनता है जो कि एक इमेच्योर प्लांट है। वो सीड एम्ब्रियो कुछ मराहिल से गुजरता है, उसमें कुछ प्रोसेस होता है, जिसके बाद वो सीडलिंग यानी कि छोटे पौधे में स्मॉल प्लांट पे चेंज हो जाता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो वो क्या है, द प्रोसेस बाय विच अ सीड एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग, या हम ऐसे भी करते हैं, द प्रोसेस बाय विच अ सीड एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ स्मॉल प्लांट। तो इस अमल को, जिस अमल में एम्ब्रियो जो है वो मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर सीडलिंग यानी कि एक छोटे पौधे में डेवलप कर जाता है, उस अमल को हम जर्मिनेशन का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम जर्मिनेशन के प्रोसेस की बात करते हैं
तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो है वो वाटर को सोक कर लेता है, यानी कि वाटर को जज़ब कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से जो है सीड जो है वो एम्ब्रियो जो है वो स्वेल कर जाता है। स्वेल करने के बाद उसका जो सीड कोट है वो फट जाता है। जब सीड कोट फट जाता है तो पहला स्ट्रक्चर जो बनता है वो है रूट, यानी कि रूट जो है वो रेडिकल से इमर्ज होती है और रूट्स जो है वो फैलना शुरू हो जाती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी और न्यूट्रिएंट्स को जज़ब कर सके। इसके बाद क्या होता है कि जो प्लॉम्यूल है वो डेवलप कर जाता है शूट में, जहां हमारे पास स्टेम्स और लीव्स मौजूद होते हैं। प्लॉम्यूल जो है वो एक पहले छोटी सी शूट बनाती है जो एलोंगेट होती है और फिर मिट्टी से बाहर आ जाती है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल की। तो एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल की एलोंगेशन की बेस पे यहाँ पर हमारे पास जर्मिनेशन की दो टाइप्स हैं। पहला है हमारे पास एपिजियल जर्मिनेशन और दूसरा है हाइपोजियल जर्मिनेशन। स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, एपिजियल जर्मिनेशन में हाइपोकोटाइल एलोंगेट होता है और एक हुक बना देता है और कॉटिलीडन को ग्राउंड से यानी कि मिट्टी से ऊपर ले आता है, यानी कि जर्मिनेशन एपिजियल है लेकिन हाइपोकोटाइल एलोंगेट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, जो हाइपोकोटाइल एलोंगेट होगा वो क्या करता है कि एक हुक बना देता है जो कि कॉटिलीडन को मिट्टी से ऊपर ले आता है, यानी कि कॉटिलीडन जो है वो अबव द ग्राउंड आ जाता है। स्टूडेंट्स, एपिजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन में एक ऑपोजिट चीज़ आ रही है, वो ये है, दो टर्म्स ऑपोजिट आ रही है कि एपिजियल जर्मिनेशन में हाइपोकोटाइल एलोंगेट होता है और हाइपोजियल जर्मिनेशन में एपिकोटाइल एलोंगेट होता है। तो आप इसको जहन में रख के इसे इजीली याद कर सकते हैं कि जब एपिजियल जर्मिनेशन का नाम आएगा तो हमने ऑपोजिट जाना है, यानी कि हाइपोकोटाइल एलोंगेट होगा और कॉटिलीडन जो है वो ग्राउंड से ऊपर होगा। और जब हाइपोजियल जर्मिनेशन की बात आएगी तो एपिकोटाइल एलोंगेट होगा और कॉटिलीडन बिलो द ग्राउंड रहेगा। स्टूडेंट्स, आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि हाइपोकोटाइल एक हुक बना रहा है, एलोंगेट हो रहा है, एक हुक बना रहा है और जिसकी वजह से, उस हुक की वजह से जो कॉटिलीडन है वो ग्राउंड से ऊपर की तरफ आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं एपिजियल जर्मिनेशन और ये किन किन पौधों में पाई जाती है, तो उनके एग्जाम्पल में हमारे पास मौजूद है बीन्स, कॉटन और पपाया। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है हाइपोजियल जर्मिनेशन। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एपिजियल जर्मिनेशन में हाइपोकोटाइल एलोंगेट होता है लेकिन हाइपोजियल जर्मिनेशन में एपिकोटाइल एलोंगेट होता है। एपिकोटाइल एलोंगेट होगा, वो एक हुक बनाएगा, लेकिन जो कॉटिलीडन है वो अंडर द ग्राउंड ही रहेगा। जो कॉटिलीडन है वो ऊपर की तरफ नहीं आएगा, वो ज़ेरे ज़मीन ही रहेगा। हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एपिकोटाइल है जो एलोंगेट हो रहा है, हुक बना रहा है, लेकिन जो कॉटिलीडन है हमारा वो अंडर द ग्राउंड मौजूद है। तो हाइपोजियल जर्मिनेशन, ये वाली जर्मिनेशन जिसमें एपिकोटाइल एलोंगेट हो रहा है, ये किन किन पौधों में पाई जाती है, इसमें हमारे पास एग्जाम्पल में मौजूद है पी, मेस और कोकोनट। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारा जर्मिनेशन ऑफ सीड, उसका प्रोसेस और उसकी दो टाइप्स। आगे हम डिस्कस करेंगे कि सीड की जर्मिनेशन के लिए हमारे पास कौन कौन सी कंडीशंस मौजूद है।
तो स्टूडेंट्स, कोई भी प्रोसेस होता है तो उसके लिए हमारे पास दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन का परफेक्ट होना, मुनासिब होना बहुत ज़रूरी है। तो सीड की जर्मिनेशन भी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कंडीशन पे डिपेंड करती है। अगर हम इंटरनल कंडीशन की बात करें तो हमारे पास दो मेन कंडीशन आती है। पहली है लाइव एम्ब्रियो और दूसरा है सफिशिएंट फूड स्टोरेज। यानी कि जिसने ग्रो करना है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो यानी कि जो इमेच्योर प्लांट है जिसने आगे जाकर डेवलप होके छोटा पौधा बनाना है और वो उसने डेवलप होके आगे फर्दर बड़ा पौधे में चेंज होना है, तो उसके लिए एम्ब्रियो का जिंदा होना बहुत ज़रूरी है। ग्रोथ एक जानदार की ही होती है, तो जब तक उसमें जान बाकी होगी, वो जिंदा होगा, तभी जो है वो आगे जर्मिनेशन का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा। दूसरी बात, फूड का होना। हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने जितनी भी मखलूक़ात को पैदा किया है, खुराक उनके लिए ज़रूरी है। तो इसी तरह जो सीड है उसके लिए भी फूड का होना बहुत ज़रूरी है। तो खाने के बगैर ज़िंदगी पूरी नहीं हो सकती। नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है कुछ एक्सटर्नल कंडीशन, जिसमें हमारे पास पहले आता है वाटर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर और लाइट। स्टूडेंट्स, पानी से ज़िंदगी है। पानी हर जानदार के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह सीड के लिए भी पानी का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनके सीड का वाटर कंटेंट जो होता है वो लो होता है, जिसकी वजह से जर्मिनेशन नहीं हो पाती। और जर्मिनेशन तब तक नहीं होगी जब तक सीड कोट और दूसरे जो टिश्यूज होते हैं वो वाटर को जज़ब ना कर ले। क्योंकि वाटर जज़ब होगा तभी जो फूड सीड के अंदर मौजूद है, जो फूड स्टोर है, उसकी डाइजेशन हो सकेगी। उस फूड की डाइजेशन होगी, उसके बाद जो है वो एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल की एलोंगेशन के लिए भी वाटर का होना बहुत ज़रूरी है। तो एक्सटर्नल कंडीशन में वाटर हमारे पास एक अहम कंडीशन है जिसका होना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सांस ही नहीं होगा, रेस्पिरेशन का प्रोसेस ही नहीं होगा, तो ऑक्सीजन जो है वो नहीं होगी, तो कोई भी जानदार जिंदा नहीं रह सकता। तो पहले इंटरनल कंडीशन हमारी वही थी कि लाइव एम्ब्रियो का जिंदा होना बहुत ज़रूरी है। तो रेस्पिरेशन जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है और रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, रेस्पिरेशन में बॉन्ड की ब्रेकेज होती है, जिसकी वजह से ये एक एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है और हमें एनर्जी मिलती है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है वो है टेम्परेचर का। स्टूडेंट्स, टेम्परेचर का कम ज़्यादा होना हमारे एनवायरनमेंट में शामिल है, लेकिन हर एक जानदार की अपनी एक रिक्वायरमेंट है। हमारी बॉडी जिसका ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सी है, हमारी बॉडी में डिफरेंट एंजाइम्स मौजूद है जिनके लिए टेम्परेचर का सेट होना ज़रूरी है। इसी तरह सीड में भी डिफरेंट एंजाइम्स मौजूद है, डिफरेंट प्रोसेस होते हैं जिनके लिए टेम्परेचर का मेंटेन रहना ज़रूरी है। तो जर्मिनेशन के लिए, सीड की जर्मिनेशन के लिए जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट सीड्स का वेरी करता है, लेकिन जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हमारे पास मौजूद है, उनकी जर्मिनेशन के लिए, उनकी सीड की जर्मिनेशन के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर की रेंज हमारे पास मौजूद है वो है 25 to 30 डिग्री से। अगर ये टेम्परेचर हमारे पास मौजूद होगा तो हमारा सीड इजीली जर्मिनेट कर जाएगा बाकी कंडीशन के होते हुए। इसके अलावा एक अहम पॉइंट वो है लाइट। बहुत से जो पौधे हैं उनके जो सीड है उनकी जर्मिनेशन जो लाइट से है वो
बेहतर होती है, यानी कि लाइट का होना ज़रूरी है। कुछ पौधों के ऐसे बीज हैं, लाइट की प्रेजेंस उनकी जर्मिनेशन को फेवर करती है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी भी है जिसकी वजह से लाइट के होने की वजह से उन सीड की जर्मिनेशन जो है वो रुक जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ कंडीशंस थी सीड की जर्मिनेशन के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जर्मिनेशन ऑफ सीड, आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। कंडीशन ऑफ सीड जर्मिनेशन भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। इसके अलावा आपको शॉर्ट क्वेश्चन में एपीजियल जर्मिनेशन, हाइपोजियल जर्मिनेशन पूछा जा चुका है बोर्ड में, तो आपसे इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसे अच्छे से समझिएगा और याद कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।